हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर नंबर 15. दिस इज टर्म 2 and it's the explanation of the whole novel. It's not the summary, but it's the explanation. First time that I'm explaining, and you must be wondering that it's really going to happen because I searched on YouTube that are there videos or not on the explanation. I saw actually that there were no videos on the explanation part. There were only videos on the summary. So I thought that I should explain it line by line. So let's start the chapter number 15. The summer and winter following the Frost King incident I spent with my family in Alabama. I recall with delight at homegoing. Everything had budded and blossomed. I was happy. The Frost King was forgotten. तो जो हेलन है, आपको याद होगा तो फ्रॉस्ट किंग उसने लिखा था उस इंसिडेंट के बाद जब उसमें प्लेगरिज्म हुआ था, जैसे कि वो बहुत डर गई थी, जिसपे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने किसी की स्टोरी कॉपी करके लिखी है, तो इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि तुमने कॉपी करा है। तो उससे हेलेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद जब पूरा ख़त्म हो गया था, ये सब आपको चैप्टर 14 में आपने देखा होगा, तो उस इंसिडेंट के बाद समर और विंटर जो था वो उसने अपनी फैमिली के साथ बिताया एलाबामा में, और उसे बहुत ही अच्छा लगा अपने घर पे जाकर। उसे सब कुछ वहाँ पे बड़ा खिला खिला सा लगा, उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशी मिली वहाँ जाके, बडड एंड ब्लॉसम, यानी कि बहुत ही उसे खुशी मिली, सब उसे बड़ा खिला खिला सा लगा, वहाँ की ब्यूटी उसे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। When the ground was green with the crimson, ग्राउंड में क्रिम्सन की जो प्लांट्स थे वो लगे हुए थे, एंड गोल्डन लीव्स ऑफ ऑटम एंड द मस्क सेंटेड ग्रेप्स that covered the arbor at the end of the garden were turning golden brown in the sunshine. यानी कि जो उसका आर्बर पूरा कवर्ड था ग्रेप्स से, जो कि मस्क सेंटेड, उसमें से खुशबू आ रही थी, और गोल्डन लीव्स थी, ऑटम के टाइम चल रहा था उस टाइम पे, और सनशाइन में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का एकदम लगता था कि पूरा आर्बर उसका गोल्ड का बना हुआ है. आई बिगिन टू राइट अ स्केच ऑफ माई लाइफ अ ईयर आफ्टर आई हैड रिटन द फ्रॉस्ट किंग. तो फ्रॉस्टिंग लिखने के बाद जब उसने लिख दिया था, उसके ठीक एक साल बाद उसने अपने एक छोटा सा अपनी लाइफ के बारे में स्केच लिखना स्टार्ट किया. ये वो नॉवल नहीं है जब हम पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखना स्टार्ट नहीं किया था उसने, वो तो उसने 22 ईयर्स के एज में लिखना स्टार्ट किया था. लेकिन ये जो स्केच ऑफ माई लाइफ है, ये यूथ कंपेनियन, हम अभी आगे देखेंगे. यूथ कंपेनियन एक मैगजीन है जो कि पर्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड बनाती है. उसमें वो अपना जो ये छोटा सा स्केच है अपनी लाइफ का, वो उसे पब्लिश करेगी वहाँ पे. आई वॉज स्टिल एक्सेसिवली स्क्रपलेस अबाउट एवरीथिंग आई हैड रोड. स्क्रपलेस मीन्स वेरी मच केयरफुल, मीन्स जो भी आपको बताए वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने लगी कि जो भी वो लिखे वो बहुत बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए. जो भी लिखती थी बड़ी केयरफुलनेस, बहुत ही अवेयर होकर लिखती थी. द थॉट दैट व्हाट आई रोट माइट नॉट बी एब्सोल्युटली माई ओन टॉर्मेंटेड मी. जो एक उसके दिमाग में मुझे थॉट रहता था कि ऐसा ना हो जो मैंने लिखा है वो हो सकता है किसी और का. वो हमेशा उसे ट्रबल करता था. टॉर्मेंटेड मी मतलब उसे ट्रबल करता रहता था. नो वन न्यू ऑफ दीज फियर्स एक्सेप्ट माई टीचर. उसको किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना परेशान रहती है सिवाय उसके टीचर. जो टीचर कौन थी? मिस सलिवन. अ स्ट्रेंज सेंसिटिवनेस प्रिवेंटेड मी फ्रॉम रेफरिंग टू द फ्रॉस्ट किंग, एंड ऑफन when an idea flashed out in the course of conversation, I would spell softly to her, I am not sure it is mine. तो ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेंज बिहेवियर था उसके लिए कि इतना वो परेशान रहती थी. और फ्रॉस्टिंग के बाद जब भी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता था लिखने के लिए, तो वो हमेशा मिस सलिवन के हाथ में लिखती थी कि मुझे नहीं पता ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है ये मेरा भी है या नहीं है. At other times, in the midst of a paragraph I was writing, I said to myself, suppose it should be found that all this was written by someone long ago. Means वो उसके दिमाग में ये बात आई, मतलब कभी मानिए वो लिख रही है अपना स्केच ऑफ लाइफ, उसने लिखना स्टार्ट किया, उसने कोई चीज़ डाली है, तो उसे हमेशा एक बीच में मतलब लिखते टाइम एकदम से याद आ जाता है कि हो सकता है जब मैं अभी लिख रही हूँ कि पहले किसी ने बहुत पहले लिख दिया हो. और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी. An impish fear clutched to my hand. Impish, mischievous, मतलब खतरनाक सा दिमाग में उसके एक फियर बैठ जाता था. और उसके बाद वो उस दिन फिर वो नहीं लिख पाती थी उस डर की वजह से. And even now I sometimes feel same uneasiness and disquietude. डिस्क्वालिट्यूड का मतलब भी अनईजीनेस ही होता है. कई बार राइटर्स ऐसा करते हैं कि पहले एक सिंपल सा वर्ड लिखेंगे, फिर उसी का सिनोनिम लिख देंगे, जैसे अनईजीनेस और डिस्क्वालिट्यूड. इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, एक तरीके से सिनोनिम ही है. तो
वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील करती थी इसकी वजह से. मिस सुलिवन कंसोल्ड एंड हेल्प मी इन एवरी वे शी कुड थिंक ऑफ द टेरेबल एक्सपीरियंस आई हैड पास थ्रू लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ विच आई एम ओनली जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड. तो सिर्फ उस फ्रॉस्टिंग की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था और वो एक टेरेबल एक्सपीरियंस था उसके लिए और उसका हमेशा उसके दिमाग में रहता था ये. पर जो मिस सुलिवन थी उन्होंने बहुत ट्राई करा कि वो ये भूल जाए और एक नई तरीके से स्टार्ट करे. It was with the hope of restoring my self-confidence that she persuaded me to write for the Youth Companion a brief account of my life. तो जो मिस सुलिवन थी उन्होंने इसको परसुएट करने के लिए मतलब हेलेन को परसुएट करा कि अब वो डर को छोड़े और एक यूथ कंपेनियन मैगजीन के लिए अपना ब्रीफ अकाउंट लिखे अपनी लाइफ का जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, जिससे कि उसे अपनी वीकनेस पता चले. और हर बार ऐसा नहीं होता कि वो सेम हो, वो तो एक बाई चांस हो गया था कि सेम हो गया था. एज आई लुक बैक ऑन माई स्ट्रगल टू राइट दैट लिटिल स्टोरी इट सीम्स टू मी दैट आई मस्ट हैव हैड अ प्रोफेटिक विजन ऑफ द गुड दैट वुड कम ऑफ द अंडरटेकिंग और आई शुड श्योरली हैव फेल्ड. अब हेलेन बोलती है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा प्रोफेटिक विजन, फ्यूचरिस्टिक विजन होता है, यानी कि जिससे कि वो फ्यूचर देख सकती है. जैसे ये तो पहले से पता चल रहा था ये उसने लिखा है वो मेरा ही है, उसका मतलब वो पास हो पाएगी उसमें या फिर उसमें फेल हो जाएगी. I wrote timidly, fearfully, but resolutely, urged on my teacher, who knew that if I persevered, I should find my mental foothold again and get a grip on my faculties. जो हेलेन थी वो बहुत fearfully लिखती थी, परेशान होकर लिखती थी, बट जो भी लिखती थी बहुत ही डिटर्मिनेशन से लिखती थी और ये सब उसे उसकी टीचर को पता था और वो उसे बहुत ही रेस्पेक्टफुली, बहुत ही अच्छे से उसे हैंडल करती थी मिस सुलिवन. फिर उन्हें पता था कि आई शुड फाइंड माई मेंटल फुट होल्ड अगेन, मतलब जो उसका एक कॉन्फिडेंस था ना, जो हेलेन का कॉन्फिडेंस था वो उसे वापस लाना था. फुट होल्ड का मतलब होता है ग्रिप. तो मिस सुलिवन चाहती थी कि वो जो हेलेन है वो फिर से अपनी ग्रिप बना ले, अपनी राइटिंग पे फिर से ग्रिप बना ले, इसलिए उन्होंने ये सब किया. एंड ग्रिप ऑन माई फैकल्टीज. तो ये सब मिस सुलिवन चाहती थी. अप टू द टाइम ऑफ द फ्रॉस्ट किंग एपिसोड I had lived the unconscious life of a little child. Now my thoughts were turned inward and I beheld things invisible. Gradually I emerged from the penumbra matlab shadow, of that experience with a mind made clearer by trial and with a truer knowledge of life. तो अब वो बोलती है फिर जब टाइम बीतता गया तो वो उस चीज़ को भूलती गई और वो फिर से अपनी लाइफ में वापस आ रही थी. मतलब वो सब कुछ भूल रही थी, सब कुछ वो फालतू की जो एक मेमोरी थी वो इनविजिबल हो रही थी. जो उस एक्सपीरियंस का जो उसकी शेडो मतलब पेनम्बरा ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यानी कि उसका स्लाइटेस्ट का भी जो पार्ट था उस एक्सपीरियंस का प्लेगरिज्म वाला, वो पूरी तरह से भूल चुकी थी और अपने माइंड को वो पक्का कर चुकी थी कि अब मुझे डरना नहीं है, अब मैं लिखूँगी. द चीफ इवेंट्स, अब उसने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, अब वो दूसरा कुछ समझाएगी. अब वो द चीफ इवेंट्स ऑफ द ईयर 1893 वर माई ट्रिप टू वॉशिंगटन ड्यूरिंग द इनाग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एंड विजिट्स टू नाइग्रा एंड द वर्ल्ड्स फेयर. तो 1893 में जो चीफ इवेंट्स थे वो ये था कि उसका ट्रिप वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के इनाग्रेशन के लिए वो वॉशिंगटन गई थी, फिर वो नाइग्रा फॉल्स गई थी और फिर लास्ट में वो वर्ल्ड फेयर गई थी. Under such circumstances, my studies were constantly interrupted and often put aside for many weeks, so that is impossible for me to give a connected account of them. तो जब यहाँ वो गई थी तो ऑब्वियसली उसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हुई थी, जिसकी वजह से वो एक कनेक्टेड अकाउंट हमें नहीं दे पाई. एक जो जैसे कि वो वॉशिंगटन में गई थी, वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी मेमोरी से याद हो. अगर वो रोज़ डायरी लिखे तो डायरी से देख के वो आराम से हमें अपनी स्टोरी बता सकती है, पर उसकी स्टडी लगातार इंटरप्ट हुई थी, इसलिए वो हमें कनेक्टेड नहीं बता सकी कि क्या हुआ. और इसके आगे का हम एक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. चैप्टर 15 गई, नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक, डू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. And if you have subscribed, thank you for subscribing. Thank you.